श्रोताओं नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं करियर से संबंधित। और आज का जो हमारा विषय है वो है कृषि क्षेत्र में करियर की संभावनाओं की तलाश। हम पहले से ही कृषि प्रधान देश रहे हैं, लेकिन कृषि की जो वास्तविक स्थिति है वो करियर के मामले में अभी भी वैसी ही है जिसकी तरफ लोग अभी भी नहीं जाते हैं। तो ऐसे में हमने आज इस विषय को चुना है और हम आपकी मुलाकात आज करवाएंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टर मोहम्मद अफजल अहमद से, जो पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये प्लांट फिजियोलॉजी विषय पढ़ाते हैं। और पिछले ही साल वैश्विक यूएन यूथ फोरम में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इनका विषय था सूखा यानी कि डेजर्टिफिकेशन। आप मूल रूप से भागलपुर शहर के रहने वाले हैं और युवा दोस्तों, हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे क्योंकि आज की जो हमारी चर्चा है वो इन्हीं के साथ है। तो सबसे पहले आज हम अपनी इस भेंटवार्ता में स्वागत करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल अहमद जी का। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया रेडियो भागलपुर भारत सरकार के इस क्षेत्र को, इस ऑफिस को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कठिन विषय पे बोलने का या फिर अपने कुछ छोटे से अनुभव को साझा करने का मौका दिया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि आप कैसे इस क्षेत्र में आए और आपकी क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन रही और एजुकेशन का जो पूरा जर्नी रहा वो कैसा रहा? मेरी पूरी स्कूली शिक्षा जो है वो यहीं भागलपुर बिहार में हुई है। मैं शुरू से हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ और जब मैंने मैट्रिक किया तो फिर उसके बाद मैंने इंटर किया। उसके बाद काफी मेरे आसपास शोर शराबा था। दो ही चीज मैं बचपन से मुझे सुनने को मिलता रहा कि या तो डॉक्टर आपको बनना है या इंजीनियर बनना है। इसके अलावा मैं कभी सुन नहीं पाया था या सोच नहीं पाया था कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। तो इत्तेफाक से ऐसा रहा कि हमारे घर की आर्थिक जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि हम मेडिकल की कोचिंग को अफोर्ड कर सकते। तो हमारे नजदीक एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे हमने अपनी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई जो है स्टार्ट की। मेरे भैया जो डॉक्टर थे वो कुछ सालों तक असम में रहे, तो मुझे असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में दाखिला लिया। चूंकि कोचिंग नहीं करने का मौका मिला तो मेडिकल का ध्यान आया ही नहीं, तो एग्रीकल्चर आप कह सकते हैं कि मेरी फर्स्ट चॉइस थी। फिर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की, उसके बाद जेआरएफ क्वालिफाई करने का मौका मिला और ऊपर वाले के कर्म से मेरा एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट फिजियोलॉजी के लिए मेरा चयन हुआ। और फिर वहां पे मैंने एमएससी एजी अपनी कंप्लीट की और कुछ पढ़ाई ठीक ठाक की, जिसकी वजह से मैं बीएचयू का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। उसके बाद जब मैं रिसर्च में आया तो पीएचडी में भी मैंने एडमिशन लिया और पीएचडी खत्म करने के बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया देहरादून में। और उसके बाद इस 8-10 सालों में मैंने अपने आप को बहुत तरीके से तराशने की कोशिश की और मैंने ये देखा कुछ लोग और कई ऐसे समाज के लोग जो बहुत सारी संभावनाएं हैं, सिर्फ कृषि क्षेत्र में नहीं लेकिन बहुत सारी संभावनाओं को छोड़कर सिर्फ 1-2 संभावनाओं में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो मैंने एग्रीकल्चर में जो अपनी पूरी कंप्लीट पढ़ाई की, एमएससी एजी और पीएचडी एजी के दौरान सिर्फ पढ़ने के अलावा मुझे काफी अलग अलग संस्थाओं से जुड़ने का मौका मिला। बीएचयू में रहा तो काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो बाहर की जो डिबेट क्विज, तो काफी यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिला। और उसी तरह मेरा छोटा सा एक एसोसिएशन स्टार्ट हुआ। शुरुआत मेरी हुई संयुक्त राष्ट्र से 2013 में। एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और अभी जैसा कि आपने कहा कि लास्ट ईयर मैं बड़ा ही खुशनसीब था कि मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो मेरा बस यही था कि एग्रीकल्चर में, कृषि में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को और हमारे देश के युवा जो भी हमारे हैं उनको वो सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अपनी जो होराइजन है, जो उनका विजन है, जो उनका मार्गदर्शन है, वो डेवलप नहीं हो पाता, वो विकास नहीं हो पाता। कृषि में जो संभावनाएं तो हैं, अभी हम उस पर बातचीत करेंगे आगे, लेकिन एक जो अहम प्रश्न है वो ये है कि वो कौन सी चीजें हैं, वो मानसिकता कौन सी है, वो डर कौन सा है हमारे समाज में, जो हमारे गार्जियंस में है, जो हमारे छात्रों में है। करियर के चुनाव के समय जैसा आप बता रहे हैं कि 90 का दशक रहा हो चाहे आज का दशक रहा हो, आज भी उनके लिए 2 ही करियर ऑप्शन दिखते हैं उनको, जैसा कि आपने कहा डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में।
तो चूंकि आप इस दौर से गुजरे हैं और आप युवा हैं, तो कौन सी वो चीजें आपको खुद समझ में आती हैं, या मानसिकता या डर जो हमारे समाज में अभी भी व्याप्त हैं? जी देखिए, मैं थोड़ा, क्योंकि मैंने पढ़ाई कृषि की है, तो जमीन में और धान गेहूं को बड़ा नजदीक से और गांव को नजदीक से देखने का मौका मिला है। हमारे देश में एक बहुत ही कॉमन सेंटिमेंट है, जो विचारधारा है, वो ये है कि कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा जो है वो किसानी करे या फिर मेरा बेटा गांव में ही रह जाए। कोई भी किसान ये चाहता है कि मेरा बेटा जो है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। लेकिन ये जो सोच है, ये सोच शुरुआती जड़ ही इसकी बहुत ही कमजोर है। क्योंकि आप अगर एग्रीकल्चर का चुनाव अपने एज ए कैरियर ऑप्शन करते हैं, तो आप कभी नहीं ये सोच सकते कि आपको किसानी करना है। क्योंकि आप जब बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, आप देखिए, मुझे बीएससी एग्रीकल्चर किए लगभग अभी 10 से 12 साल हो गया। तो आप देखें, बीएससी एग्रीकल्चर एक ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें आपको एक ट्रैक्टर की इंजीनियरिंग से लेकर के, मतलब नट बोल्ट जो होता है ट्रैक्टर का, उसकी इंजीनियरिंग से लेकर के आपको डीएनए ऑफ ए बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की डीएनए की भी स्टडी करनी पड़ती है। तो ये जो डाइवर्स जो एरिया है, राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग, जो अभियांत्रिकी हम बोलते हैं, कृषि अभियांत्रिकी, और दूसरी तरफ जो जैव प्रौद्योगिकी हम कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जो आज का युग चल रहा है, तो इतना बड़ा इसका जो एरिया है। तो जो मेन, जो हमारे अभिभावकों में, आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, कि जो सोच है, वो सोच ये है कि हमने दशकों से ये देखा है कि यही दो ऐसा जो कैरियर डिसिप्लिन है, जो मेडिकल की शिक्षा है और इंजीनियरिंग की शिक्षा है, इसमें जो सक्सेस है वो दिखता है, वो आपको दिखता है, और समाज में लोग उसको सेल्फ अंडरस्टूड, खुद से समझ चुके हैं कि इसके अलावा अगर हम कोई और कैरियर का चुनाव करते हैं, तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये कैरियर थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन मैं आपको, आपके श्रोताओं को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरा ये एक निजी अनुभव है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा डिसिप्लिन है आज के 21वीं शताब्दी में, कि जब आप एग्रीकल्चर करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, ना सिर्फ जॉब करने की, बल्कि पूरे विश्व के ऊपर से भूखमरी भी मिटाने की आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे कैरियर डिसिप्लिन है एग्रीकल्चर में ही। लेकिन जहां तक आप समाज में जो सोच की बात कर रहे हैं, जो डर है, डर इस बात का है कि कृषि शिक्षा में जो संभावनाएं हैं, कृषि शिक्षा की जो अच्छी बातें हैं, कृषि शिक्षा में जो नौकरियों की और जो आपका खुद का जो व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके बारे में हमारे समाज में आज तक लोगों को समझाया नहीं गया है, हमारे अभिभावकों को समझाया नहीं गया है। हमारा बच्चा 10 साल का नहीं होता है, 8 साल का नहीं होता है, हम जो है उनको शुरू से मेडिकल की कोचिंग में लगा देते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा 5 साल के बाद एक प्रोडक्ट के रूप में बन के निकल के आए। मुझे माफ कीजिएगा, मैं मेडिकल शिक्षा या इंजीनियरिंग शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उसको भी चाहता हूँ प्रमोट करूं, लेकिन ये जो झुकाव है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। और आप देखें, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और अगर हम कृषि की शिक्षा में अपार संभावनाओं को खोजेंगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आप छोटा सा उदाहरण मेरा ले लें, मैं एक छोटे से गांव से, चंपानगर मेरियास तक से, भागलपुर से निकलकर अपने से पढ़कर, अगर मैं संयुक्त राष्ट्र में छोटा सा भी अगर मैं कुछ प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। और मुझे इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे लगता है कि मैंने पीएचडी में मुश्किल से बहुत ही कम फीस अदा की होगी सरकारी रूप पे, और मुझे लगता है कि कृषि शिक्षा में भी बहुत सारी अपार संभावनाएं। इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं कि अभी का समय तो हमारे सूचनाओं का दौर है, हमारे पास कई तरह की चीजें हैं, ऑनलाइन मीडियम है। इसी प्रश्न का अगला भाग ये है कि युवा जो है वो अब इतने टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं, उनके पास सूचनाओं का अभाव नहीं है। तो वो कौन से कारण हो सकते हैं जो युवाओं को आकर्षित नहीं होने देते हैं कृषि की ओर? क्यों आज भी युवा आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आखिर वो माहौल जो देखा होगा आपने अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। जी देखिए, ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, और जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल युग का जमाना है, और इसमें सूचना नहीं मिलना एक कुछ लोग दकियानूसी भी समझ सकते हैं। देखिए, मैं एक जमीनी बात आपको बहुत ही खुल के बताना चाहूंगा। ये जो एग्रीकल्चर का जो एजुकेशन है, कृषि शिक्षा है, इस कृषि शिक्षा में एक बहुत बड़ी कमी है,
जो आज के युवा उसमें खोज रहे हैं, और ये कमी पूरी नहीं हो सकती। इसको आपको एक दूरदर्शिता के साथ मैं समझाना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, मेडिकल की पढ़ाई में एक ग्लैमर है, जो शायद मेरा जो एक्सपीरियंस है पढ़ने का और जो इस फील्ड में रहने का, कि हमारे एग्रीकल्चर एजुकेशन में वो ग्लैमर नहीं है। लेकिन यही कहते हुए मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई है, कृषि की जो शिक्षा है, जब भी आप किसी को बताएंगे या फिर हम अपने समाज में भी अगर हम इस पे विचार करेंगे, तो लोग बस यही सोचते हैं कि आपको खेत में जाना है और खेत में जाकर किसानी करनी है। तो बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का होता है, तो लोगों में ये एक सोच है, समाज में, अभिभावकों में, गार्जियंस में, जो बडिंग टैलेंट है हमारे घर में, जो युवा हैं, जो स्नातक में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, तो उस वक्त उनको ये गाइडेंस नहीं मिल पाता कि कृषि शिक्षा सिर्फ खेत तक आधारित नहीं है। सिर्फ कृषि शिक्षा का मतलब खेत में जाना और धान रोपना नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे डिसिप्लिन है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है, बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण करना पड़ता है, बहुत सारे प्रायोगिक प्रैक्टिकल क्लासेस करनी पड़ती हैं, रिसर्च करना पड़ता है। ये सारी चीजें जो हैं आपको दूसरी डिसिप्लिन में नहीं मिलेगी। इसलिए जो आज की युवा पीढ़ी है वो ग्लैमर की खोज में कुछ ऐसे डिसिप्लिन, कुछ ऐसे कैरियर का चुनाव कर लेता है जो हो सकता है किसी और के लिए अच्छा हो, लेकिन उस युवा के लिए, उस पीढ़ी के लिए, उस समाज के लिए वो उतना लाभदायक नहीं होता है। तो जो कारण मुझे लगता है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी कृषि शिक्षा में ग्लैमर की कमी है। इस बात को मैं मानता हूँ और इस बात को मैं पूरे पुरजोर से रखता हूँ कि हमें कृषि शिक्षा में ग्लैमर लाने की जरूरत नहीं है। कृषि शिक्षा में अच्छे युवाओं को लाने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला जो भारत है, जो कृषि प्रधान देश है, उसके कंधों को मजबूती देने वाला आज का ही युवा है जो कृषि शिक्षा से जुड़ेगा। अभी तक की जो आपकी यात्रा रही, अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो ये बताइए कि जो कृषि का क्षेत्र है, इसमें जो करियर बनाया जाए, उसके लिए वो जो रास्ता है वो कितना स्मूथ है? क्योंकि कई बार जब मेडिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात होती है, तो सीधे सीधे है कि भाई आप ये तैयारी कर लो, ये फॉर्म फिलअप कर दो और एग्ज़ाम पास कर लो, आपकी जॉब या आपको डिग्री मिल जाएगी। कृषि के लिए इतना विविध इसका स्वरूप है, तो वो जो रास्ता है, वो जो जर्नी है, वो कितना स्मूथ है? आपको क्या लगता है कि ये आपने जो पूछा है ये बहुत ही अच्छा एक प्रश्न है। इसका मैं उत्तर कुछ इस तरह दूंगा कि देखिए, आज हमारे भारत में जो कृषि शिक्षा का जो विस्तार है, मेरे हिसाब से 70-80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, 80 से ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, हमारे 3-4 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, और हमारे भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो पूरे देश में कृषि शिक्षा और कृषि पे जो रिसर्च होता है उस राष्ट्रीय स्तर पे संचालित करती है। दूसरा जो आप सबसे बड़ा जो आप कह रहे हैं कि ये कितना स्मूथ है, देखिए, जब मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था तो सुबह मुझे इंजीनियरिंग की क्लास करनी पड़ती थी, 12 बजे मुझे बायोटेक की करनी पड़ती थी, 2 बजे मुझे सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की करनी पड़ती थी, शाम में मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग की करनी पड़ती थी। जब मैंने एमएससी एग्रीकल्चर का एडमिशन लिया तो मुझे सुबह एक प्रोफेसर पढ़ाते थे जो कैम्ब्रिज से पढ़े थे, मुझे शाम में एक प्रोफेसर पढ़ाते थे जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, एक सुबह प्रोफेसर और पढ़ाते थे जो सिंपल हमारे वाराणसी से पढ़े थे। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो कृषि शिक्षा का जो एक विस्तार है, जो एक फ्लो है, एक युवा जो अपना पूरा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल किसी दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देता है, मुझे लगता है कि अगर वो अपने कैरियर का चुनाव बहुत पहले से कर ले, अभिभावक अगर पहले से कर ले, तो यही 3-4 साल अगर वो अपने कृषि में दे दें, एग्रीकल्चर में दे दें, वो बहुत आगे जा सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। तो मुझे मौका मिला, मैंने एक जगह एक नोटिस पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक पर्टिकुलर एक विशेष प्रोग्राम होने वाला है, और मेरे साथ मेरे 40-50 दोस्त थे जिन्होंने वो नोटिस को देखा। मैंने भी उस नोटिस को देखा, लेकिन उस नोटिस को मैंने पढ़ करके उसको अप्लाई किया और उसको मैंने ऑडिशन दिया। यूएन की टीम आई बीएचयू में, फिर उसके बाद फाइनली हमारे पूरे देश भर से 16 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। उसमें से खुशकिस्मती से मैं भी था, और हमने यूएन के प्रोजेक्ट पे काम किया। गंगा नदी के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो बीओडी लेवल होता है, जो जल की गुणवत्ता को नापता है, उस पे हमने वर्क किया और आगे हम लोग बढ़े, और इसी को हमने कैच किया। और उसके बाद हम यूनाइटेड नेशन से जुड़ गए। जब हम पीएचडी में आते हैं तो आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने यूनाइटेड नेशन WWF
और जो फाउंडेशन है हमारा, उसमें अभी तक मैंने इस लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 के दौरान, मुझे एज ए स्पीकर इंडिया से नॉमिनेट किया गया और मैंने वर्ल्ड कम्युनिटी को पर्यावरण और कोविड-19 और कृषि के क्षेत्र में हमारी जो गरीबी है उसको हम लोग कैसे कोविड-19 के हिसाब से हम कर सकते, उस पे मुझे व्याख्यान करने का मौका मिला। मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, बस ये एक जरूरत है जागरूकता की, और ये जागरूकता आपको तभी मिलेगी जब आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेके उनके सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। और ऐसी डाइवर्स डिसिप्लिन है, लगभग 15-16 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप अगर पढ़ेंगे तो आपकी जो सोच होगी वो काफी विस्तृत हो जाएगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं पीएचडी करते हुए मैंने एपीजे कलाम साहब को अपने सामने से देखा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं जब सामने था तो जो हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन के साथ खड़े होने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। मुझे विश्वास नहीं होता कि जब मैं संयुक्त राष्ट्र में संबोधन करता हूं तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर मोहम्मद अफजल अहमद फ्रॉम इंडिया बोला जाता है, और जब मेरी फोटो छपती है तो बगल में मेरा तिरंगा झंडा लहराता है, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और मैंने जो चुनाव किया वो बहुत अच्छा किया। और मैं यही युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं उसको करें, लेकिन कृषि शिक्षा की ओर जरूर आएं और इसको भी जरूर चुनें। स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। एक नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है आईसीआर के द्वारा, स्टेट लेवल पे भी एग्जाम होते हैं, अलग अलग राज्य सरकारें कराती है, वो यूनिवर्सिटी कराती है। आपको वेबसाइट है आईसीआर की वेबसाइट, आप उस पर लॉग इन करें। आप बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस पर लॉग इन करें। अगर आप संयुक्त राष्ट्र से जुड़ना चाहते हैं तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से आप संयुक्त करें, आप अपने आप को जोड़ें। जब तक आप खुद एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका कोई भी साथ नहीं देगा। तो हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा बीएससी या एमएससी कर लेता है तो स्कोप का दायरा कहाँ तक जाएगा? जैसे कि हमने सुना है कि बड़ी बड़ी फार्म कंपनियां भी होती हैं, वो भी अब बीएससी या एमएससी जो बच्चे रहते हैं उनको हायर करते हैं। इसी तरह की, चूंकि इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप बताएं कुछ स्कोप के बारे में। एक तो बात हुई कि कहाँ से पढ़ाई होने के बाद एज अ करियर हम कई चीज़ें तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप बताएं ताकि हमारे श्रोता समझ सके कि हाँ चलो ये भी इसका अच्छा पहलू तो है, वो जान पाए। जी, अगर कोई हमारा युवा, अगर कोई छात्र छात्रा एमएससी एग्रीकल्चर मिनिमम कंप्लीट करती, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में करे, मैंने प्लांट जियोलॉजी में की, एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, बहुत सारे डिसिप्लिन है, अगर वो एमएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो उसके बाद वो नेट की परीक्षा दे सकते हैं। और एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप हमारे भारत में, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 80 से ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, वहां पे आप एमएससी एग्रीकल्चर और नेट के साथ सहायक प्राध्यापक के रूप में आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। आप वहां पे टीचिंग में जा सकते हैं। अगर किसी का टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो हमारे भारत स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमारा कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल है, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड बोलते हैं, और उसमें एक सेवा है, उसे हम लोग कहते हैं कृषि अनुसंधान सेवा, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, ARS बोलते हैं। तो अगर आप पीएचडी कर लेते हैं एग्रीकल्चर में, तो आप पीएचडी के बाद, पहले तो एमएससी एजी के बाद था लेकिन अब नियम बदल गए हैं, आप पीएचडी अगर एग्रीकल्चर में करते हैं तो आप भारत सरकार में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में, भारत सरकार में वैज्ञानिक के तौर पे आपकी नियुक्ति हो सकती है और आप एक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में और कृषि के द्वारा। दूसरी बात, जैसा कि आप फार्म कंपनियों की बात कर रहे थे, हमारे भारत में ही अभी कृषि का बहुत जोर शोर से विस्तार हो रहा है। हमारे भारत सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, जिसके लिए बीज उत्पादन कंपनियां हैं, खाद्य उत्पादन जो कंपनियां हैं, बहुत सारी अनेकों कंपनियां हैं। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री, अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो आपको रिसर्च ऑफिसर के तौर पे, साइंटिस्ट के तौर पे, आपको प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे वहां पे लिया जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा एक स्रोत है, वो है बैंकिंग सेक्टर। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं, ये मैं एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूं जो युवाओं को पता नहीं है, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए सिर्फ जो जनरल बैंक पीओ का एग्जाम होता है उसमें तो सारे लोग एलिजिबल होते हैं और काफी टफ एग्जामिनेशन होता है, लेकिन जो आईबीपीएस का एग्जामिनेशन होता है उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर ही चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे दौरान मैंने कई ऐसे युवाओं को देखा, अपने जूनियर्स को देखा, जो 40, 50, 60 की संख्या में हमारे हॉस्टल से
हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक साथ उनका रिक्रूटमेंट हुआ और अब वो बैंक में अच्छे अच्छे पदों पे हैं, अब ब्रांच मैनेजर हैं और अच्छी जगह पे हैं। दूसरी बात, अगर आप वैश्विक तौर पे लें, जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप एक अच्छी जगह से पीएचडी एग्रीकल्चर करते हैं और आपका रिसर्च अच्छा है और अगर आप अच्छा लिख लेते हैं, अच्छा आर्टिकल लिखते हैं और अच्छा रिसर्च करते हैं, तो आप संयुक्त राष्ट्र से भी जुड़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन में आपको एज ए फूड सिक्योरिटी एनालिस्ट बोलते हैं, एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट के तौर पे आपकी नियुक्ति हो सकती है और आप पूरे विश्व में जाने जाएंगे। तो ये सारी संभावनाएं हैं जिस पे हमें देखना है। और जो भी राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकार के कृषि विभागों में भी बहुत सारे ऐसे पद आते हैं जो सिर्फ कृषि स्नातक, कृषि परास्नातक और जो हमारे कृषि में जो पीएचडी किए हुए हैं उन युवाओं के लिए ही होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें संभावनाएं नहीं है, बहुत सारे ऐसे रास्ते खुले हैं जिसमें हमारे कृषि के जो युवा हैं, जो कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं, बिल्कुल आए और उनको नौकरी की अपार संभावना। कृषि की पढ़ाई में स्कॉलरशिप का कितना योगदान है? छात्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं वो जी। कितना स्मूथ है? मतलब बच्चे अगर जाना चाहें। मैं आपको बताऊं कि मैंने बीएससी एडी से लेकर पीएचडी तक, मतलब 4 साल बीएससी, 2 साल एमएससी और 4-4.5 साल पीएचडी, ये 10 साल मैंने एक भी ऐसा महीना, मतलब 10 साल के अंदर 1 साल तो आप छोड़ दीजिए, एक भी ऐसा मंथ मैंने नहीं गुजारा जो विदाउट फेलोशिप। तो अपार संभावनाएं हैं। जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो मुझे स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप मिलती थी। मेरी सेमेस्टर की फीस 2 या 2,500 हुआ करती थी। मुझे उल्टा सेमेस्टर के द्वारा मुझे फिर वापस यूनिवर्सिटी से 3,000 रुपये मुझे फेलोशिप मिलती थी एक सेमेस्टर में। ये 2008 की बात मैं कर रहा हूँ। फिर जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आया, जब मैं रिसर्च के प्रोग्राम में एनरोल हुआ, तो पीएचडी में यूजीसी रिसर्च फेलोशिप मिलती है, वो 8,000 होती है। फिर खुशकिस्मती से मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय का डीएससी इंस्पायर फेलोशिप है और यूजीसी के बहुत सारी फेलोशिप है, तो मुझे यूजीसी नेशनल फेलोशिप मिली। तो मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी पीएचडी की लगभग 5 साल की पढ़ाई में मुश्किल से मैंने 20 से 25,000 खर्चे किए होंगे फीस के तौर पे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि उस पीएचडी के दौरान में मुझे भारत सरकार ने कम से कम, अगर मैं जोड़ूं तो मुझे लगता है 10 लाख मुझे फेलोशिप मिली होगी। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं कि इसमें छात्रवृत्ति की कोई कमी नहीं है। और जो दूसरी चीज है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर की जितनी भी परीक्षाएं आप पास करेंगे, जीआरएफ, एसआरएफ, एनटीएस, उसमें 3,000 से लेकर के 10,000, 15,000 और यहाँ तक कि अभी 25,000 की फेलोशिप हो गई है। तो कोई भी कमी नहीं है अगर युवा मन लगा के पढ़ें तो। और अगर आगे आए तो किसी भी गरीब से गरीब स्तर का जो हमारे समाज का युवा है वो बिल्कुल कृषि शिक्षा में आ सकता है। कृषि क्षेत्र है, इसमें बहुत से बच्चे, उनका सेकंड चॉइस होता है ये जनरली, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जब मेडिकल में नहीं होता है तो फिर लोग एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। तो क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि कृषि के क्षेत्र में लोग बुझे मन से आते हैं, वो करियर अच्छा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हर साल नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी कई यूनिवर्सिटीज की सीटें फुल हो जाती हैं, लेकिन गिने चुने लोग ही अच्छा कर पाते हैं। क्या एक ये क्या एक बड़ी वजह हो सकती है कि लोग सेकंड चॉइस के तौर पे आते हैं? जैसे कि आप पहली चॉइस के तौर पे आपने एग्रीकल्चर लिया और आज आप हमारे सामने एक उदाहरण है कि आप वैश्विक पटल पर खड़े हुए हैं। तो ये क्या एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी पहली चॉइस थी इसलिए आपने हर चीज बहुत अच्छे से किया, और किसी बच्चे की सेकंड चॉइस होती है कि नहीं मेडिकल हुआ, नहीं इंजीनियरिंग हुआ तो इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर में, और नहीं मेडिकल हुआ तो एग्रीकल्चर मेडिकल साइड में वो चले गए। तो क्या ये कुछ कारण है? ऐसा कुछ लगता है कि? बिल्कुल। देखिए, आपका सवाल बहुत ही सटीक है और ये कड़वा सच है। हमारे भारत में जो फर्स्ट चॉइस है कि डॉक्टर बनना है, सेकंड चॉइस है इंजीनियर बनना है, और कहीं कुछ नहीं हुआ तो कुछ कर लो, और अगर कुछ साइंस टाइप का करना है तो एग्रीकल्चर कर लो, या हम ठेठ भाषा में बोलते हैं, बिहारी में बोलते हैं, कुछ नहीं वाला तो यही कर ले जा। तो ये हम लोग ऐसे बोलते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा, मेरी ही क्लास में मैं कह सकता हूँ कि 50% के आसपास ऐसे छात्र छात्राएं थे जो मेडिकल में आना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया तो एग्रीकल्चर में आए। तो उसके वजह से वो बुझे मन से आते हैं, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन यही पे हमें इसी सोच को तोड़ना पड़ेगा। कृषि शिक्षा को भी हमें उतना ही पॉपुलर बनाना पड़ेगा। हमारे आसपास के लोगों को समझाना पड़ेगा कि आगे जो हमारी लगभग जो 7 बिलियन पॉपुलेशन है, हमारे लगभग पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की जो इतनी जनसंख्या है, और जिस तरह से कृषि का जो क्षेत्र है वो हमारी खेती लायक जमीन घटती जा रही है, तो एक वैज्ञानिक तरीका ही है जिससे हम आने वाले पूरे विश्व को खिलाएंगे। तो ये गरीबी मिटाने का भी एक है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे युवा बीएससी एग्रीकल्चर करने आए, वो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आपको जॉब मिलेगी या फिर आप
पढ़ेंगे। आप इस मन से भी बिल्कुल आइए कि आप सिर्फ जॉब करने नहीं आ रहे हैं, आप एक ऐसी डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, ऐसा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर आपको पूरे विश्व से भुखमरी हटाने का जिम्मा है, गरीबी हटाने का जिम्मा है। तो जो ये बुझे मन से जो बच्चे आ रहे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है। तो हमें जरूरी है कि हम समाज स्तर पे, अपने जिला स्तर पे, अपने पंचायत स्तर पे बच्चों को, अभिभावकों को बिल्कुल बताएं कि इन 2-3 जो डिसिप्लिन है जो हमारे पूरे भारत में, जिसको हम कहते हैं कि बूम पे है, वो चल रही है। इसके अलावा भी कृषि शिक्षा है जिसमें आप कम समय मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भारत का सबसे कम उम्र का युवा हूं जिसने एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। मेरी पीएचडी 26 से 27 साल की उम्र में हो गई थी और आज मेरी लगभग 28 साल के आसपास है। तो आप देखिए कि आप कम से कम उम्र में भी बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ें, और ये हमें सामाजिक स्तर पे करना पड़ेगा। हम अपने अंतिम दौर में आ चुके हैं, कई सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की, फिर भी ऐसी कोई बात जो आपको लगता हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं। पूरे समाज में एक तरह का जो कुछ ऐसे चुनिंदे लोग हैं जो शिक्षा को एक सामाजिक सरोकार के रूप में नहीं, एक बिजनेस के रूप में देख रहे हैं, एजुकेशन को एक मार्केट बना के रखा है पूरे हमारे आसपास के इलाके में। आप इस बवंडर से निकलिए, इस जाल से आप बिल्कुल निकलिए। आप अपने आप को खुले मन से सोचिए कि आप करना क्या चाहते। जरूरी नहीं है कि आप एग्रीकल्चर में ही आए, लेकिन आप ये देखिए कि और भी गम है दुनिया में तेरे सिवा। तो आप ये देखिए कि आपकी क्या पोटेंशियल है, आपकी क्या टैलेंट है, आप क्या करना चाहते हैं। तो मेरे युवाओं से बस ये है कि अभी आज लॉकडाउन के जमाने में, आज जो वैश्विक बीमारी फैली है, इसके जमाने में आप बिल्कुल सेफ रहें, अपने घरों में रहें और गरीबों की मदद करें। और जो आपका कैरियर का चुनाव है, बिल्कुल सोच समझ के करें। मैं जान सकता हूँ, मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं कई जगह लेक्चर लेता हूँ, मैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संस्थाओं में मुझे पूछा जाता है। तो मैं जानता हूं कि वैश्विक तौर पे एक मानसिक चेतना जाग रही है और मानसिक तौर से बच्चे जूझ रहे हैं, वो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। तो आप जब भी कैरियर का चुनाव करें, बिल्कुल सोच समझ के करें, तरोताजा रहें और जितना सोचें उसको जरूर आप अपने जीवन में करें और अपने माता पिता को खुश रखें, परिवार को खुश रखें। और ये सोचे कि आप जो करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, उससे समाज का क्या भला हो सकता है। आप सामाजिक तौर पे आप सर्विस क्या कर सकते हैं। 2 चीजें हैं मेरे युवा बच्चों, एक होता है जॉब, एक होता है सर्विस। तो सिंपल एग्जांपल है, जब आप आईएएस बनते हैं तो उसमें लिखा रहता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वैसे एआरएस होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, तो उसमें एग्रीकल्चर रिसर्च जॉब नहीं लिखा हुआ है। आईएएस में आईएजे नहीं है, आईएएस है। तो जॉब और सर्विस में बच्चों डिफरेंस है कि आप जॉब में नौकरी करते हैं लेकिन सर्विस में आप सेवा करते हैं। तो मैं आह्वान करता हूं, आप कृषि क्षेत्र में आइए, आप अच्छे से पढ़िए, आप एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट बनिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आगे बढ़िए और समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाइए और सेवा कीजिए। और मैं इसी शब्दों के साथ मैं बिल्कुल ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी भागलपुर केंद्र भारत सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर मोहम्मद अफजल जी, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने जीवन की उन चीज़ों को हमारे साथ साझा किया जिनसे कि लोगों को भी फायदा मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सुनी सुनाई बातें सुनते हैं, लेकिन जब सामने वाला खुद ही उसने वो जर्नी उसने यात्रा पूरी की हो, तो उससे सुनने में, उससे समझने में चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पे हम ये अपने श्रोताओं पे छोड़ते हैं कि वो हमारी और आपकी इस बातचीत को किस तरह से लेते हैं। फिलहाल आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।